हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश। और आज फिर एक वीडियो के साथ हमारे चैनल यश सर केमिस्ट्री पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी पिछली वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट 5 की वीडियो थी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 इनांशियोमर के बारे में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको समझने में। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इनांशियोमर? तो जैसे कि आप सबने देखा था पिछले क्लास में कि हमने अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया था जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर था, जिसमें सिर्फ क्या था, एक कायरल सेंटर। और जब हमने उसकी मिरर इमेज ली थी, क्या ली थी? मिरर इमेज। तो दोनों क्या थे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, मतलब इसी को जस्ट उठा के मैंने इसके ऊपर रखा था तो एक दूसरे से मैच नहीं हो पा रहे थे। तो इसे हमने क्या कहा कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और कौन से आइसोमर? जी हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर। और इसे एक नाम दिया था इनांशियोमर। आज उसी की डेफिनेशन देखने वाले हैं। दी ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। जब आपने इसको उठा के इस पे रखा तो क्या सुपर इम्पोज हो रहे थे? सुपर इम्पोज मतलब एक जैसे। और एक जैसे नहीं होना, जैसे आपका लेफ्ट हैंड को उठा के अगर आप राइट हैंड के ऊपर रखें, आई मीन टू से बेसिकली आपका जो पंजा है उसे आप लेफ्ट वाले को उठा के राइट वाले पे रखें, तो क्या एक जैसे होते हैं? जी नहीं। जो लेफ्ट वाले का अंगूठा है वो राइट साइड में आ जाएगा और जो राइट साइड का अंगूठा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मतलब वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज इनांशियोमर और इनांशियोमॉर्फ्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 क्लोरोब्यूटेन एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनांशियोमर। 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो इनांशियोमर पेयर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इनांशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। इनांशियोमर जो होता है उसके पास, उसका कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम आइडेंटिकल होती है, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, बट क्या डिफरेंट? जी हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन का। तो मैंने आपको बताया था कि दो इनांशियोमर का मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होता है, दे ओनली डिफर इन साइन। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा 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 कैसे रोटेट करेगा? जी हाँ, वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल, बट sign of optical rotation is opposite. They have identical chemical properties except towards optically active reagent। मैंने बोला था ना कि उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट अगर सामने कोई और केमिकली, मतलब अगर सामने कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है, मतलब जिनसे वो रिएक्ट हो रहे हैं वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, तब इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनांशियोमर जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्ट करते हैं तो वो बना देते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर्स। तो एक नया कंसेप्ट भी आप सुन लीजिए, कभी फ्यूचर में शायद आप एंट्रेंस पढ़े तो डाइस्टीरियोमर्स भी आएंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपनी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो हमने पार्ट 5 अपलोड की थी। ठीक है, अब इसी को एक लाइन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कोई लाइट को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, लाइट को ऐसे क्लॉकवाइज, और कोई कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है उसी एंगल से ये भी रोटेट करेगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखिए, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी इज कॉल्ड एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपको याद हो जो हमने मिरर लगाया था बीच में, यहाँ पे कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा था, मान लीजिए एक्स, और उसी का यहाँ पे मिरर इमेज आया था, राइट? कोई एक केमिकल कंपाउंड जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन ही ले लीजिए, 2 क्लोरोब्यूटेन, उसी का यहाँ पे मिरर इमेज आया था। तो ये तो दोनों क्या थे? इनांशियोमर। तो इसका और इसका मिक्सचर अगर दोनों को मैं मिक्स कर दूं, दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो होगा क्या? मान लीजिए जो ये एक्स था ये लाइट को 50 डिग्री राइट रोटेट कर रहा था, और तो फिर ये जो उसका मिरर इमेज है वो इसको 50 डिग्री किधर रोटेट करेगा? लेफ्ट रोटेट करेगा।
ठीक है, तो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं एक्स को ही उसके ही मिरर इमेज वाले के साथ मिक्स कर दूं और सेम प्रपोर्शन में अगर, तो उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाता है। और ये मिक्स करने के बाद जो जो मिक्सचर मुझे मिला उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देखी होगी कि जो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है वो किसके मिक्सचर से मिलता है, इनांशोमर से। मतलब अगर एक इनांशोमर एक्स प्लेन पोलराइज लाइट को 50 डिग्री राइट को रोटेट कर रहा है, तो उसी का मिरर इमेज वाला उसी का इनांशोमर इसी को रोटेट कर देगा 50 डिग्री लेफ्ट। मतलब अगर सिर्फ एक्स होता, उसका मिरर नहीं होता, तो लाइट का रोटेशन 50 डिग्री राइट होता, लेकिन उसी के मिरर इमेज ने लाइट को फिर 50 डिग्री लेफ्ट रोटेट किया। मतलब जो एक्स के रोटेशन को ख़त्म किसने कर दिया, उसी के मिरर इमेज वाले ने। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या फिर द इनांशोमर्स बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब ये 50 डिग्री राइट को रोटेट कर रहा था, तो बाहर कोई ऐसा था जिसने उसको 50 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर दिया, और जिसकी वजह से टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे देखिए, a racemic modification is optically inactive because optical rotation due to molecule of one enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to molecule of other enantiomer। मतलब दो enantiomer मिक्स होके रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज डेजिग्नेटेड एज DL और प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो इनकी टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ 3D रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन ड्रॉन। तो ये देखिए, ये जो एक्स है ये डॉट वेज है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया, डॉट वेज मतलब ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ है। और ये जो वाई है, ये क्या है, वाई, ये डैश वेज है, मतलब ये ऑब्जर्वर के तरफ है, और ये पेपर के प्लेन में है। ठीक है, मतलब एक्स आपसे दूर है, अगर ये स्क्रीन आप देख रहे हैं तो एक्स जो है स्क्रीन के पीछे है, और वाई जो है वो स्क्रीन के सामने है, मतलब आपकी तरफ। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो एक्स और वाई है, ये स्क्रीन से ऊपर की तरफ है। ये दोनों स्क्रीन से किससे हैं, ऊपर की तरफ। तो इसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसमें कोई भी डैश नहीं होगा। और जो W और Z है, ये पीछे की तरफ है। ऐसे मान लीजिए दो ऑपोजिट V है, ये जो V है ये स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो V है ये ऑपोजिट जा रहा है। ये जो हमने तरीका रिप्रेजेंट किया है इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इसे कहते हैं वेज एंड डैश, सॉलिड वेज एंड डैश वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो एक फिशर हो गया और एक डैश वेज हो गया। आगे देखिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। आप दो ऑपोजिट वी को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये वी आपके तरफ आ रहा है और ये वी पीछे जा रहा है, मतलब अगर आप इसमें एग्जैक्टली देखें तो एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर जो ग्रुप है वो आपकी तरफ है, और ये जो वर्टिकल लाइन पे ये जो दो ग्रुप है ये आपसे दोनों दूर है, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, और इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ, सॉलिड से। रीज़न क्या उसके पीछे, कि ये हमारे नज़दीक है तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे, इसीलिए उसे सॉलिड से रिप्रेजेंट किया गया है। और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो रिप्रेजेंट करता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब जिसमें चारों ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। Two representation are used to represent configuration of a chiral carbon and the three-dimensional structure of optical isomer on plain paper। ठीक है, ये जो दोनों तरीके हैं इसे हम chiral carbon को plane of paper पे represent करते हैं। These are A wedge formula, B Fisher projection formula, also called cross formula। ये हमने सब कुछ 11th केमिस्ट्री में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम इस पे जल्द ही वीडियो के साथ आएंगे।
ठीक है, शायद पढ़ा भी दिया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ये कायरल सेंटर है। मैंने अभी बताया कि जहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मतलब जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होगी। ये देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों अलग अलग। और ये देखिए, ये कैसे बताया, जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड अबव द प्लेन, मतलब ये आयोडीन और ब्रोमीन आपकी तरफ है और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन आपसे पीछे है। ठीक है, ऐसा। Wedge formula. When tetrahedral carbon is imagined to be present in the plane of paper, all the 4 bonds at this carbon cannot lie in same plane. क्यों सेम प्लेन पे नहीं आ सकते? आप कार्बन को सिंपली ऐसे क्यों नहीं दिखा सकते, सर ये कार्बन, ये ऐसे 4 बॉन्ड, तो इनके बीच का जो एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और हम सबको पता है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और sp3 में जो एंगल आता है जब चारों जो वैलेंसी है कार्बन की वो नॉर्मल एटम से सेटिस्फाई होती है, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो उसे मेंटेन करने के लिए कार्बन को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाना होता है। द बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लाइन। देखिए ये वाले, ये पेपर के प्लेन में, आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पेपर ही रख दिया और ये हाइड्रोजन आगे आ रहा है और आयोडीन किधर जा रहा है? पीछे। The bonds projecting above the plane of paper are represented by solid wedge, while the bonds going below the plane of a paper are represented by broken wedge। ठीक है, दोनों को wedge ही बोलते हैं। बहुत सारे जो टीचर्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो इसे सॉलिड कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, सॉरी, इसे वेज कहते हैं और इसे डैश कहते हैं, बट एक्चुअल में दोनों ही वेज हैं। एक सॉलिड वेज है और एक डैश वेज है। ठीक है, तो डैश बिलो द प्लेन होता है और एच जो होता है वो अबव द प्लेन, मतलब पेपर के ऊपर, और एक पेपर के नीचे और 2 पेपर के ऊपर, मतलब जस्ट पेपर के ही। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इनैंशियोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो हमें इनैंशियोमर बनाना है किसका? लैक्टिक एसिड का, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। तो चलिए अब भी हम बना देते हैं तुरंत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, जो कि है CH3COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी हाँ, ये देखिए, वहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये हो गया OH, और इन्होंने किससे बोला है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से लिखने के लिए, फिशर। तो हम बना लेंगे एक वर्टिकल लाइन, ये हो गई, और एक कौन सी लाइन बना लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप सबको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप है ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये सेंटर में होगा, ये कार्बन इधर हो गया। ठीक है, अब आप एक कोई ग्रुप लगा दीजिए हाइड्रोजन को ऊपर और नीचे OH। ठीक है, और यहाँ पे H3C और यहाँ पे COOH। क्या ये सही है? जी नहीं। जनरली फिशर प्रोजेक्शन का ये रूल है कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन है वो टॉप पे होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन ये है। कैसे पता चला? अगर आप देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH है। जो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच के लेके जा रहे हैं, जिससे कि वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, तो उसे यहाँ पे ऊपर रखना होगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ? COOH को ऊपर रख देता हूँ। जनरली ये जो रूल है ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट हम IIT JEE और नीट के लेक्चर्स लेते हैं, तो वो हिसाब से आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन इधर होगा और H यहाँ पे होगा। अब इसमें बहुत सारी बातें और होती हैं कि अगर आप सिंपल एक पोजीशन को चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वही सेम कार्बन पे 2 चेंजेस करते हैं तो मॉलिक्यूल रिमेन सेम। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सब कुछ हम डील करते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट फिलहाल तो ये आपका सिंपल फार्मूला हो गया। इसमें आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप CH3 को लेफ्ट में राइट में लिख दो, H को लेफ्ट में लिख दो, लेकिन याद रखना COOH का पोजीशन ज़रा फिक्स रखना। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा हमें बोला गया है किसका? ड्रॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए
इनांशोमर ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन यूजिंग वेज फार्मूला। 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो पहले तो मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेता हूँ। 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो ये देखो, ये हो गया H3C, ये CH2, ये CH और ये CH3, ये हो गया ब्यूटेन, और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है तो ये हो गया ब्रोमो। तो ये तो हो गया हमारा कायरल कार्बन। क्यों? ये कार्बन की अगर आप देखें तो चारों वैलेंसी अलग अलग है, लेकिन अगर कोई दूसरा कार्बन ले, ये वाला कार्बन ले या फिर ये कार्बन लो, तो ये कायरल नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा है कि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन नहीं सेटिस्फाई किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कॉमन हो गए। आप ऐसा मान के चलिए कि जो भी 4 ग्रुप अटैच होते हैं वो चारों अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन है, तो ये ब्रोमीन है, कोई भी चारों अलग होने चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले टेट्राहाइड्रल के लिए दो दो नॉर्मल लाइन ले लेता हूँ जो कार्बन के साथ प्लेन ऑफ पेपर पे रहेंगी। तो ये एक हो गया और हो गया ये एक। अब इसी के साथ हमें दो और लेना है, एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर और एक उसके पीछे। तो ये सॉलिड वेज हो गया। और एक लेना है हमें कौन सा? जी हाँ, डैश वेज। तो ये यहाँ पे मैं लेता हूँ C2H5। देखिए ये पूरा वाला ग्रुप, इसे यहाँ पे ले लिया, और एक CH3 बचा, उसे यहाँ पे ले लिया मैंने, और एक क्या बचा? Br, तो उसे यहाँ पे ले लिया, और एक हो गया H जिसे मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ग्रुप की जो पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें हमें कोई भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है पर्टिकुलर ग्रुप्स का। जैसे Br प्लेन के पीछे है या प्लेन के आगे है, तो आप जैसे भी चाहें वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है उसकी जो वैलेंसीज हैं उसे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर मतलब ये कार्बन जिसे मैंने बॉक्स में बंद रखा है, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम हेलोजन डेरिवेटिव में केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्कोन को लेबोरेटरी में कैसे पहचानेंगे? हेलो अल्केन्स आर ऑफ न्यूट्रल टाइप इन एक्वस मीडियम। ठीक है, हेलो अल्केन जो होते हैं वो न्यूट्रल टाइप के होते हैं एक्वस मीडियम में। ऑन वार्मिंग विथ एक्वस सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, द कोवेलेंटली बॉन्डेड हेलोजन इन हेलो अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन। ठीक है, लेकिन ये तो एक्वस मीडियम में बताया था, क्योंकि हेलो अल्केन पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जरा देखिए, ये OH माइनस R के ऊपर अटैक करता है और X को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये देखिए OH ने क्या किया, R के जगह पे आ गया, सॉरी X के जगह पे OH आ गया और X बाहर आ गया। तो बेसिकली ये भी कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ? जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन। अब ये रिएक्शन कैसे होता है बेसिकली मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए R है, R मतलब ये कोई कार्बन है और उसको कौन अटैच है? X। X कोई क्या है? हेलोजन। ठीक है, अब हेलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसका? कार्बन का। क्यों कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कौन है? OH माइनस। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे आता है कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और हेलोजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये OH डायरेक्टली आके यहाँ पे अटैक कर दे और ये हेलोजन निकले, या फिर पहले हेलोजन ही निकल जाए और यहाँ पे बन जाए कार्बोकटायन। तो जी हाँ, अगर कार्बोकटायन बनता है तो रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से, और अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं SN2। हालांकि फ़िलहाल के लिए आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होता है SN1, क्या होता है SN2। कुछ भी मत सोचिए, आप सिंपल ऐसे सोचिए कि OH जाता है, X को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, when reaction mixture is acidified by adding dilute nitric acid and silver nitrate, the solution is added, a precipitate of silver halide is formed which confirms presence of halogen in the original organic compound। ठीक है, और जैसे ये रिएक्शन होता है इसमें हम
सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने सॉल्यूशन में भले AgNO3 डाल दिया है, सॉरी AgNO3 डाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वर की, इसमें जो AgNO3 है Ag प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में रहता है, और Ag की हेलोजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब सिल्वर जो होता है वो हेलोजन को काफ़ी पसंद करता है। अब उसके पसंद होने का रीज़न क्या है, ये हम पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। किसमें, सॉल्ट एनालिसिस में। अब देखिए यहाँ पे Ag प्लस एक्स से कंबाइन हो जाएगा, Ag प्लस एक्स माइनस से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा AgX। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो सिल्वर हेलाइड होते हैं उसके कलर होते हैं, और कलर डिपेंड करता है उनके कोवेलेंट कैरेक्टर पे। जैसे AgX है तो मैंने ले लिया AgF, AgCl, AgBr और AgI, ये अलग अलग सिल्वर हेलाइड है। तो AgF तो कलरलेस होता है, कलरलेस, और AgCl होता है वाइट, और ये होता है येलो, लाइट येलो, और ये होता है येलो। तो इस कलर चेंज से भी हमें पता चल जाता है कि हेलोजन होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है उनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ते जा रहा है। कैसे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होते जा रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होते जाता है बॉन्ड का नेचर क्या होते जाता है, जी हाँ, कोवेलेंट। ठीक है, हालांकि इसे मैं फजान रूल और वो सब से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट सिंपल आप इतना याद रखिए कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा कलर उतना ज़्यादा इंटेंस होगा, और राइट साइड कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, तो कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों, हेलो अल्केन का, तो ये देखिए ये R है, ये X है। हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन पे आता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे आता है स्लाइड नेगेटिव। तो जो रिएक्शन होना है वो किसके ऊपर होना है, जी हाँ, R के ऊपर। किसके ऊपर, R के ऊपर। तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आया, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव। तो उसके पास कौन आएगा, जी हाँ, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, तो उससे प्यार करने वाला न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला आके उसके ऊपर अटैक करता है। क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि देखिए अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हेलोजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ है वो हेलोजन है। तो हेलोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो मतलब हेलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन आर का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो ऐसा दिख रहा है कि आर का शायद ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल, ये आर के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि आर का ऑक्टेट हो जाए और वो भी क्या हो जाए, स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सबस्ट्रेट इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप to get a product with no change in state of hybridization of that carbon। चलिए ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसे हम बाद में कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन, द रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है, एकदम सिंपल। ठीक है, CX बॉन्ड इन अल्काइल हेलाइड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव आया और हेलोजन के ऊपर कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव आया और हेलोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव आया, जिसके वजह से उनके अंदर चार्जेस क्रिएट हो गए, और जब ऐसे चार्ज क्रिएट होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो पोल बन गए, और मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर। ठीक है, जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल। Carbon in CX bond is positively polarized. In other words, CX carbon is an electrophilic center. तो CX कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इट हैज़ देयरफॉर अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। रिफर टू स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। जी हाँ, 11th में भी हमने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको किससे प्यार होगा, नेगेटिव से, इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक।
अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड जो है वो बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन जनरल, तो ये देखिए एक न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के साथ हेलोजन है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया और हेलोजन बाहर निकल गया, तो ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। When a substrate reacts fast, it is said to be reactive. जब सबस्ट्रेट बहुत जल्दी रिएक्ट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिएक्टिव। देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है सबस्ट्रेट, और ये क्या है, ये रिएजेंट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, यहाँ पे आप लिखते हो कंडीशन या फिर सॉल्वेंट, और ये साथ ये यहाँ पे आता है एक मेन प्रोडक्ट और एक आता है बाय प्रोडक्ट। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन एसएन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। सर यहाँ पे एसएन क्या आ गया, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक और एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल था, देखिए एन यू, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको किससे प्यार था, पॉजिटिव चार्ज से, तो इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, हेलोजन को, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेमली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। द सब्स्टिट्यूशन स्टेट, मतलब जिस कार्बन को वो अटैच हो रहे हैं उसका स्टेट क्या है, क्या वो 1 डिग्री है, क्या वो 2 डिग्री है, या फिर वो 3 डिग्री है, ऑफ द कार्बन एंड नेचर ऑफ हेलोजन, और कौन सा हेलोजन अटैच है, मतलब ये एक्स क्या है, क्या वो फ्लोरीन है, क्या वो क्लोरीन है, क्या वो ब्रोमीन है, क्या वो आयोडीन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज टू फैक्टर इज शोन बिलो। बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री मतलब ये देखिए H3CCl, इस कार्बन को आप या तो 1 डिग्री कह सकते हैं या तो फिर आप कह दीजिए ये सुपर कार्बन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H3CCH3Cl, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये हो गया CH3CH2, यहाँ पे क्लोरीन लिखने के बदले मैं एक हेलोजन ही लिख देता हूँ, ये हो गया X। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया CH3CH2 और यहाँ पे आ गया X, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री प्योर, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये ग्रीन वाला कार्बन, ये सिर्फ एक ही येलो कार्बन को अटैच है। ठीक है, अब जरा देखिए आगे, अब ये आ गया H3CCH3H और यहाँ पे है X। ठीक है, ये जो होगा ये 2 डिग्री, कैसे, ये ग्रीन वाले कार्बन को देखिए। सर आप ग्रीन वाले कार्बन को ही क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जी, हेलोजन डायरेक्टली उसी को अटैच है, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा सबसे ज़्यादा वो उसी को आएगा, ग्रीन वाले को ही, तो ये 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, अब और देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है H3C और ये आ गया CH और यहाँ पे है ये X। अब यहाँ पे इस H को भी मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे आ गया अब ये वापस CH3 और यहाँ पे भी आ गया CH3। तो अब देखिए ज़रा इस कार्बन को, तो ये कार्बन क्या हो गया जी हाँ 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 3 और कार्बन से अटैच है। सर एक चीज़ मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम हाइड्रोजन भी देख सकते हैं सर। सर देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, तो जब 3 डिग्री कार्बन होगा तो कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जब 2 डिग्री होगा तो 1 हाइड्रोजन होगा, और जब जब 1 डिग्री होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे। जी हाँ, आप वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। ओके, अब आगे एक दूसरी चीज़ आती है, वो ये भी आती है कि कार्बन कोई भी हो उसके साथ कौन सा हेलोजन है, CF हो सकता है, CCl हो सकता है, CBr हो सकता है और CI हो सकता है। ये मैंने आपको हेलोजन्स भी बता दिए, और कार्बन की 3 वैलेंसी, वो डिपेंड करता है, अगर हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, और कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ये। ठीक है, ऐसे देखिए ये हेलोजन हो गए, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया और ये हो गया आयोडीन। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड ऐसे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड आर शोन इन टेबल 10.3। देखिए अब ये डिपेंड करता है, ये जो ऑर्डर दिया गया है जी बिल्कुल सही ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है। आप आगे चल के देखेंगे कि यही ऑर्डर रिवर्स भी हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी आ जाएगा फिर टर्शरी आ जाएगा। ठीक है, और इनकी रिएक्टिविटी तो फिक्स रहती है, किसकी, RI
RBr और RCl। तो ये ऊपर वाले तो चेंज होते रहते हैं, कभी कभी आप देखेंगे टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शरी से। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, कि आपने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है और दूसरा सॉल्वेंट क्या है मीडियम का। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर वो कैसे डिपेंड करता है वो मैं बताता हूँ, बट पहले आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो अब भी आपने देखा, ये ऐसा ही रहता है और ये फिक्स होता है। ऐसा क्यों, जरा देखिए यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि हम जानते हैं जिस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, और रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो देखिए कार्बन की जो ऑर्बिटल है वो 2p है और फ्लोरीन की ऑर्बिटल भी 2p है। क्यों? दोनों सेकेंड पीरियड के हैं। कार्बन 2p लेकिन क्लोरीन 3p। ठीक है, कार्बन 2p लेकिन ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो कौन सा है? जी ब्रोमीन 4p है, क्योंकि वो फोर्थ पीरियड में मिलता है। और ये कार्बन 2p और ये 5p। और हम सब जानते हैं जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ये जो नंबर बढ़ रहा है उसके साथ ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ते जाती है, ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ते जाती है। ये कार्बन की ऑर्बिटल तो ये फ्लोरीन की ऑर्बिटल सेम, तो उनका बॉन्ड लेंथ इतना है। अब ये कार्बन की ऑर्बिटल, तो अब क्लोरीन की ऑर्बिटल थोड़ी बड़ी हो गई, ये देखिए, तो अब बॉन्ड बड़ा हो गया। ठीक है, और अब आगे देखिए, अगर कार्बन की ऑर्बिटल अभी भी ये है तो अब ब्रोमीन की ऑर्बिटल तो और बड़ी हो जाएगी, ये एक ही साइड का है, फिर दूसरा भी इधर जाएगा। तो ये देखिए अब बॉन्ड कितना बड़ा हो गया। और हमने एक चीज़ सीखा था, मैंने आपको सिखाया था, बिगर बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड। जो बॉन्ड ज़्यादा बड़े होते हैं वो वीक होते हैं। जी मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और जो बॉन्ड्स छोटे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है। ओके, बॉन्ड क्या होता है? ये ऐसे सर आपने क्यों बॉन्ड बताया? जी हाँ, बॉन्ड होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस विच आर कंबाइंड। मतलब जो न्यूक्लियस आपस में अप्रोच कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, ये कार्बन का न्यूक्लियस तो ये क्लोरीन का, ये कार्बन का न्यूक्लियस तो ये ब्रोमीन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कार्बन का तो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, कि उसका मतलब कार्बन की रिएक्टिविटी वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में 3 डिग्री ज़्यादा होगा, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री का ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और दूसरा सॉल्वेंट कौन सा है। अदरवाइज हेलोजन के केस में तो ये फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने थियोरेटिकल पार्ट पे। ये देखिए ये टेबल में ढेर सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। ये देखिए इसमें इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो हेलोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इसमें कौन सा नेगेटिव पार्ट है? OH। देखिए OH ने रिप्लेस कर दिया X को, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ROH NaX। यहाँ पे देखिए अभी ये OR नेगेटिव है तो ये R के साथ आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें कौन नेगेटिव है? इसमें कौन नेगेटिव है? जी ये पूरा नेगेटिव पार्ट है। तो ये आ गया, और हेलोजन किसके साथ चला गया? सिल्वर। तो ये देखिए, तो बाय प्रोडक्ट जो हेलोजन है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ चले जाता है। अब अमोनिया पूरा इस पे अटैक करेगा और X निकल जाएगा, और अमोनिया का एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो ये HX। ठीक है, ये देखिए RX में KCN कैसे होगा? K प्लस CN माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक कर दिया और ये निकल गया ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? RCN प्लस, ये RX लिख दिया यहाँ पे, ये गलत है, ये KX होगा। क्या होगा? KX। अब ये RX के साथ AgCN ने अटैक किया, तो ये देखिए AgCN अटैक करता है तो RNC बनता है। मतलब अब इसमें इसमें ये जो नाइट्रोजन है वो अटैक करता है। बट मैं आपको बता दूँ इसमें RNC भी बनता है, लेकिन ये माइनर होता है। क्या होता है? माइनर। और ये होता है मेजर। आपको ये रिएक्शन जानना है तो आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड बाय यस सर। आपको ये इसका पूरा मैकेनिज्म मिल जाएगा। आगे देखिए पोटेशियम नाइट्राइट, ये पूरा जो नेगेटिव पार्ट है ये इसके साथ R के साथ आ जाएगा, और K किसके साथ आ जाएगा? X के साथ। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं सब में कैसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये N है, ये अटैक करेगा। अब इसके पीछे ये सब क्या होता है? ये सब कुछ अब एंट्रेंस का पार्ट है।
ठीक है, ये क्यों नाइट्रोजन ने यहाँ पे कैसे अटैक किया, यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन ने किया, यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्यों किया, ये सब कुछ आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको बताएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने अटैक किया और सिल्वर हेलोजन के साथ गया, ये देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि साइनाइड इज कैपेबल ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन वन साइट? जी हाँ। कैसे? कार्बन और नाइट्रोजन, ये देख रहे हैं आप कि ये लोन पेयर कार्बन के पास भी अवेलेबल है और नाइट्रोजन के पास भी अवेलेबल है, तो दोनों अटैक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे अगर लेंगे, मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ अल्कोहलिक KCN के साथ लिखना चाहिए था, मैंने AgCN के साथ लिख दिया। ठीक है, ये याद रखना, ये जो RNC लिखा है ये KCN के केस में होगा। ठीक है, इसमें एक ही प्रोडक्ट होगा, मतलब RX प्लस AgCN में ये एक ही प्रोडक्ट होगा। वो थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब जब आप KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको दो मिलेगा, एक RCN मिलेगा और एक RNC मिलेगा, अल्काइल साइनाइड और एक अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो जो आइसोसाइनाइड है वो माइनर होगा लेकिन अल्काइल साइनाइड मेजर होगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कैसे? देखिए, साइनाइड जब होता है तो C और N जो होते हैं उनके दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है। तो ये अटैक करेगा तो NC बनेगा और ये अटैक करेगा तो CN बनेगा। लेकिन जब आप वही AgCN लेते हैं तो ये जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये फ्री रेडिकल बनाता है। ये क्या बनाता है? फ्री रेडिकल। Ag अपना इलेक्ट्रॉन CN को नहीं देता। तो अगर आप CN का बॉन्डिंग अब देख लें किसमें, AgCN के साथ, तो वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N के पास तो अब लोन पेयर है लेकिन कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और नाइट्रोजन में 5। तो अब कौन सिर्फ अटैक कर सकता है? जी हाँ, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये वाला, और एक खुद के पास रखेगा। लेकिन कार्बन, सर नाइट्रोजन कार्बन को कौन से? जी हाँ, आर कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो है ये कार्बन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दे देगा तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसमें सिर्फ कौन कैपेबल है? नाइट्रोजन। इसीलिए सिल्वर साइनाइड के केस में सिर्फ आइसोसाइनाइड का ही कंपाउंड बनता है। मेरे कहने का मतलब RNC ही बनता है, मतलब नाइट्रोजन अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। लेकिन अगर वही आप KCN लेते हैं जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो बनाता है K प्लस प्लस CN माइनस, और CN माइनस में C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है। ठीक है, तो ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है। तो जब कार्बन अटैक करता है तो R और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब इसमें से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ये मेजर होता है। जबकि जब नाइट्रोजन अटैक करता है तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनता है, कार्बन कहाँ से आया? R से। ठीक है, तो ये बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होता है, इसीलिए ये माइनर होता है। ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कैपेबल हैं, तो इन दोनों को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिगैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी डिटेलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आपने बताया कि जो KCN है वो आयनिक है, जो KCN है वो आयनिक है, मतलब वो K प्लस और CN माइनस में टूट जाता है सर, लेकिन AgCN क्यों नहीं टूटता? तो याद रखिए, AgCN जो इसमें जो Ag है ये ट्रांजिशन मेटल है। क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो उनका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा फजान रूल। तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से उनका जो बॉन्ड होता है वो जनरली कोवेलेंट नेचर दिखाता है। तो ये जब Ag और CN का बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन सिल्वर खुद रख लेता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाता है। लेकिन जब आप वही KCN की बात करते हैं तो K प्लस में होता है और CN माइनस, मतलब K अपना इलेक्ट्रॉन साइनाइड को दे देता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। अब इसके आगे जो आप देखेंगे वो है ये वाला पार्ट जो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सिंपल, एक को दूसरा कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे जैसे RX था, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल लाया तो न्यूक्लियोफाइल ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया
और RNU प्लस X बन गया, ठीक है। आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, ये ग्रुप्स प्रोसेस है, ऊपर हम देख चुके हैं, जिसमें ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन है। ये क्या है? एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के साइड जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो सेम होगी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन आइटम होते हैं वो कार्बन को सेम होते हैं, तो उसे हम सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं, अल्कीन अल्कीन। तो H को आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो और I को इसमें कहीं पे भी जोड़ सकते हो। तो ये है एडिशन ऑफ हेलो एसिड टू सिमेट्रिकल अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द कार्बन कैरिंग हेलोजन इन अल्काइल हैलाइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेंटर। तो इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH3F का। तो अगर आप बॉन्डिंग से देखें तो ये C है, ये H है, ये H है और ये F है, मान लीजिए। तो ये क्या है? ये कार्बन है, और कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि उसने किसका इलेक्ट्रॉन खींचा? कार्बन का। सर डेल्टा नेगेटिव मतलब क्या? डेल्टा मतलब पार्शियल, और ये नेगेटिव चार्ज। पूरा नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि फ्लोरीन इतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले और C+ बना के छोड़ दे, ठीक है। अब इसकी वजह से कार्बन पे क्या आ गया? डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो वो किसे प्यार करेगा? जी हाँ, नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रो लविंग मतलब इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लवर। तो जो कार्बन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वो इस उस किसी स्पीशीज से रिएक्ट करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेलिंग थी। तो इसका आंसर होगा कार्बन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। और फिर जो आगे वाला पार्ट है इसके, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट इज SN रिएक्शन, ये जो यहाँ पे दिया है राइट साइड में। ओके, कैन यू टेल? ओके, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सारी बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।